हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हमने इंग्लिश की वर्कबुक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, कोई भी वर्कशीट नहीं देखी है, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और जल्द ही हम सब्जेक्ट साइंस की वर्कबुक भी डन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हम पहुँच चुके हैं कार्यपत्रक 54 की और यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे कार्यपत्रक 54 वर्कशीट 54 एंड 55 दोनों ही वर्कशीट के सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा वीडियो को और जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन आज की आज मिल जाएं। ठीक है, तो अब देखेंगे कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में उपलब्ध कौन कौन से ध्वनि स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो जस्ट आपको एग्जाम्पल बताने कि आपके घर में कौन कौन से जो स्रोत हैं ध्वनि प्रदूषण जो करते हैं वो बताना है। जैसे टीवी, बांसुरी, हारमोनियम, मोबाइल, रेडियो, ये सभी क्या हैं, ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्र हैं। आपको कौन कौन सी वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनना अच्छा लगता है। बांसुरी और हारमोनियम। शोर व मधुर संगीत में क्या अंतर है। अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, कानों को अच्छी लगने वाली सुस्वर ध्वनि को मधुर संगीत कहते हैं। शोर या तेज ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को किस नाम से जाना जाता है। ध्वनि प्रदूषण। यदि आप लगातार तेज ध्वनि के संपर्क में रहें तो आपको कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती हैं। तो देखिए, चिड़चिड़ापन हो सकता है, उच्च रक्तचाप, तनाव, श्रवण शक्ति का ह्रास, अनिद्रा रोग, याददाश्त कमजोर होना आदि। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सड़क के किनारे हरे वृक्ष लगाकर, घरों में पेड़ पौधे लगाकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका उपयोग करेंगे, तब भी ध्वनि प्रदूषण कम होगा। जितनी गाड़ियाँ कम चलेंगी उतनी ध्वनि प्रदूषण कम होगा। टीवी, टेप रिकॉर्डर को कम आवाज़ में चलाकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सड़क किनारे जहाँ पे वृक्ष रहते हैं ना, वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर शोर बहुत कम सुनाई देता है, अपेक्षाकृत जहाँ पर वृक्ष नहीं है वहाँ पर। ध्वनि प्रदूषण से शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो देखिए, कान, मस्तिष्क, हृदय ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन, वर्कशीट 54 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 55 वर्कशीट 55। क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार आदि। सेकेंड क्वेश्चन है, शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गेहूँ, सरसों, चना, मटर, अलसी, ये शीत ऋतु में बोई जाती हैं। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। खरीफ फसल। वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें कहा जाता है रबी की फसल। रबी की फसल और खरीफ की फसल की मौसम के मध्य मार्च से जून के बीच कौन सी फसलें बोई जाती हैं। जायद फसलें, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, सूरजमुखी इत्यादि। 4 जायद फसलों के नाम बताइए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी। आपने देखा होगा अभी गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा। गेहूं की फसल को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में बोने से गेहूं के बीज जल की प्रचुरता से नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए शीत ऋतु में बोई जाती है गेहूं की फसल। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। क्योंकि धान को अधिक जल की आवश्यकता होती है, धान चावल, अतः धान को शीत ऋतु में नहीं उगा करके वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। आप देखिएगा चावल की जहाँ पर खेती होती है, सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं और उनमें पानी की बहुत अत्यधिक मात्रा लगती है। इसी के लिए जहाँ पर नदियाँ हैं उसके आसपास चावल की खेती ज़्यादा बेहतरीन होती है, बजाय जहाँ पर पानी की कम होती है, जो पानी कम मिलता है वहाँ पर चावल की खेती कम की जाती है। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 55 कार्यपत्रक 55 और कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन। इसके आगे के कार्यपत्रक जल्द ही देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेट, परीक्षा से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।